तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है बस। माइनॉरिटीज़ की जो एक जहती है, जो कि इस मुल्क के सबसे ज़्यादा सताए हुए लोग हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी एक जहती यानी कि यूनिटी करने के लिए भी बहुत ही अहम स्टेट है ये। मुसलमान अभी तक ये नहीं तय कर पा रहे कि दीनी क़यादत कौन सी होती है और सियासी क़यादत। पहली बात तो ये तय कर लीजिए कि दीन बिना सियासत के नहीं चल सकता। दिली कैंसर की तरह हमारी मजहबी क़यादत को, पॉलिटिकल क़यादत को खा रही है। पंजाब इतनी बड़ी स्टेट है, हरियाणा हिमाचल कितनी बड़ी स्टेट है हमारे साथ, या जम्मू कश्मीर देख लीजिए, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर वर्किंग कमेटी का यहाँ से है ही नहीं। पर्सनल लॉ बोर्ड की मेन स्ट्रीम ये है कि पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग्स की जाएं, वहाँ पर मुशायरा किया जाए एक तरह से। औरतों के हकूक़ की जो पहली ऑफिशियल गुफ्तगू है वो कुरान पाक ने की है। क्यों एक लंबे टाइम से लेडीज़ का विंग बना है, मैं खुद मेंबर हूँ, और वो बहुत मर्दों से ज़्यादा अच्छी सलाह देती थी औरतें। तो हमारे जितने कायदीन हैं ये दिखावे का सर रखते हैं, सर झुकाते नहीं। तो पर्सनल लॉ बोर्ड में हो ही क्या रहा है? पर्सनल लॉ बोर्ड तो एक आजकल एक मज़हब इस्लाम के मानने वालों के नाम पे धब्बा है। ये हमने ऐसे लोगों को अपना नुमाइंदा बनाया जो पार्लियामेंट तक जा ही नहीं सकते जीत कर। मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर पंजाब के शाही इमाम मोहम्मद उस्मान लुधियानवी साहब से मुलाकात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा पहुंचे हैं पंजाब। इस वक्त जो कुछ भी हालात हैं उन सब को लेकर क्या बातचीत हुई है, आज एक बैठक हुई है दोनों के बीच, उसमें क्या कुछ तय हुआ है। सबसे पहले तो हम महमूद पराचा से जानेंगे कि यहाँ क्यों पहुँचे थे, मकसद क्या था इस मुलाकात का, और ये मुलाकात जबकि इन हालात में हुई है कि जहाँ एक तरफ हिजाब का मुद्दा हो, ज्ञानवापी का मुद्दा हो, या उसके साथ साथ मुस्लिम तंजीमों को लेकर अनेकों सवाल खुद मुसलमानों के जहन में उठ रहे हों, और उसी के साथ कई ऐसी बातें जो ख़ास तौर से मदारिस के सर्वे को लेकर मुस्लिम तंजीमों पर उठ रही हैं, उनको लेकर भी क्या बातचीत हुई है। पहले महमूद पराचा साहब आपसे जानना चाहते हैं यहाँ आने का मकसद क्या रहा? देखिए, आपको पता ही है कि मैं एक जो संगम विहार में एक मुस्लिम बच्ची के साथ जो मर्डर हुआ था, दिल्ली की सरकार के ऑफिसर्स और दिल्ली की पॉलिटिकल क़यादत उसमें की शमूलियत का एलिगेशंस लगे थे संगम विहार की बच्ची के साथ, तो उसका आज केस था चंडीगढ़। तो लुधियाना चंडीगढ़ के क्योंकि पास ही पड़ता है, और मेरी बहुत दिनों से तमन्ना थी कि मैं यहाँ आऊँ शाही इमाम साहब के पास, और वालिद मरहूम के पास भी मैं आना चाहता था, लेकिन अल्लाह को शायद मंजूर नहीं था। लेकिन उसकी वजह अगर आप सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से तो उससे पहले देख लीजिए, वो ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। तो शाही इमाम जो पंजाब के होते थे वो ना सिर्फ मजहबी क़यादत पूरे पंजाब को या पूरे मुल्क को देते थे, बल्कि आज़ादी की जंग में भी पेश शाही इमाम जो पंजाब के हैं वो रहे हैं। और आज भी एक ऐसी ज़रूरत है पूरे मुल्क को, और पंजाब क्योंकि हमारे देश के लिए भी बहुत अहम, भारत के लिए भी बहुत अहम स्टेट है, इस नज़र से भी क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, इसको मजबूत रखना हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। इस नज़र से भी कि यहाँ पे 33% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, 33 से 35% सेंसस के हिसाब से। तो मुस्लिम कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी, बौद्ध कम्युनिटी। तो तीसरी वजह यह है कि सिख कम्युनिटी भी यहाँ सबसे बड़ी है। तो पंजाब एक हमारे मुल्क को मजबूत करने के लिए, भारत को, और SC ST और माइनॉरिटीज़ की जो एक जहती है, जो कि इस मुल्क के सबसे ज़्यादा सताए हुए लोग हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी एक जहती यानी कि यूनिटी करने के लिए भी बहुत ही अहम स्टेट है ये। तो इसलिए क्योंकि शाही इमाम पंजाब के जो है ना सिर्फ मुसलमानों को रहनुमाई देते आए हैं पूरे मुल्क को, आज से नहीं, आज़ादी के भी बहुत पहले से। इसलिए मैंने कहा कि आपके जो दर्शक हैं वो ये बोर्ड ध्यान से पढ़ें, थोड़ा इसको फोकस करके थोड़ी देर रख दीजिएगा। तो उसी सिलसिले में आज भी देखिए मुल्क का जो संविधान है उसको तोड़ के मनुस्मृति लागू कराने की कोशिश की जा रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, जिसमें सबको बराबरी, सबको इंसाफ दिलवाने की जो
जो एक अज़्म किया था हमारे संविधान ने, हमारे देश के लोगों ने, तो आज उसको तोड़ के ख़त्म किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ पंजाब से एक मजबूत आवाज़ उठनी चाहिए देश को मजबूत करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, और इस मुल्क की जो सबसे कमज़ोर आवाम है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ की, उसको मजबूत करने के लिए और ओबीसी को मजबूत करने के लिए। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए थे कि शाही इमाम साहब के जो बुज़ुर्ग रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से भी कुछ सीखें कि आज जो माइनॉरिटीज़ की क़यादत है, ख़ास तौर पे मुस्लिम क़यादत के, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। जो बुज़दिली आज हमारी क़यादत को प्लेग और कैंसर की तरह खा रही है, उसको कैसे दूर किया जाता है। तो ये एक उसके लिए बहुत ही अहम जगह है लुधियाना, तो इसलिए मैं आज यहाँ। बिल्कुल आपके पास लौटूंगा मैं, लेकिन इमाम साहब, चूँकि आप शाही इमाम हैं पंजाब के प्रेजेंट, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस यकजहती की बात महमूद पराचा साहब कर रहे हैं, जिस एकता की बात महमूद पराचा कर रहे हैं, किसके अंदर वो एकता इस वक्त देखनी चाहिए? क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, गैर मुस्लिमीन को आप जोड़ने की बात एक साथ करते हैं, लेकिन क्या ये भी ज़रूरी है कि पहले जो आपसी इख्तलाफात हैं और जो आपस में ख़ुद मुसलमानों के अंदर की जो इख्तलाफात हैं उनको पहले दूर किया जाए? आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ ज़रूरी है पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। मैं सबसे पहले बड़ा मशकूर हूँ जनाब महमूद पराचा साहब का कि उनसे मुलाकात के बाद ये बात महसूस हुई कि अल्लाह ताला ने जो उनको हिम्मतें दी हैं और बड़ा दिल भी अता फरमाया, और वो इंसानों की हमदर्दी जो है अपने अंदर रखते हैं। अब रही बात ये कि जो बातें महमूद साहब ने अभी की हैं आपके साथ, तो ये कोई रस्मी बातें नहीं है, ये भारत की बहुत ही विरासती रिवायती बातें। हमारा मुल्क जो है पिछली कई सदियों के साथ इन्हीं रिवायात के ऊपर चला है, तभी हमने अंग्रेज़ों से निजात हासिल की। इन्हीं रिवायात के ऊपर चल के मुल्क की कदर कीमत और आपसी जो सामाजिक व्यवस्था भारत के अंदर है, जिसको अब बहुत सारी ताकतें जो हैं फ़िरका परस्ती का रंग देके तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो उस भाईचारे को अगर बचाया जा सकता है, तो जो गुफ्तगू इन्होंने की, तो वो रिवायती गुफ्तगू है जिसके ऊपर हमारे अकाबरीन भी चलते रहे, और उन्होंने हर एक परेशानी का, मुसीबत का या किसी भी तरह के जो हालात आए हैं बड़ी यकजहती के साथ और बिना लिहाज किसी मज़हब के, यानी तमाम अक़वाम को जो ख़ास करके इस मुल्क की ऐसी हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे वो सिख बरादरी से हैं, चाहे बोधी हैं या जैनी हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं, तमाम तबक़ात को जो है एक मियारी और ख़ुद मुख्तारी की ज़िंदगी, जो हमारा दस्तूर, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो दस्तूर हमें बनाकर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि उस दस्तूर की हिफाजत करना और उसके मुताबिक मुल्क की तमाम आवाम को जीने के हकूक़ देना जो है, उसकी पासदारी करना जो है, वो तमाम मुल्क के लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है। जैसा कि मैंने शुरू में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनका जिक्र किया था अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, जिसमें हिजाब भी था, ज्ञानवापी भी था, मदारिस का सर्वे भी था। मैं एक एक करके आपसे उन पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन शुरुआत में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी हाल ही में अपना एक बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो उनकी वुमेन सेल थी, जो वुमेन विंग थी, महिला विंग, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या महिलाओं का अधिकार नहीं है कि वो आगे आकर काम करें, कोई वुमेन विंग तैयार हो, जबकि एक ऐसा बड़ा मुद्दा सामने आ गया जिसको हिजाब का मुद्दा देकर नाम दिया गया, और अब इस वक्त पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं हिजाब का मामला सामने आ रहा था, तो उसमें महिलाएं आगे बढ़ रही। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कदम क्यों उठाया? ऐसा मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि अव्वल तो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सीधा कोई ताल्लुक़ जो है वो कभी रहा नहीं है। हत्ता कि जब जिस दौर में ये बनना था, तो मेरे दादा रईसुल अरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस दौर में इसके लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी, लेकिन पिछले 3-4 दहाइयों से देखने को ये मिला कि ये सिर्फ़ चंद मखसूस लोगों के हाथ में है, और वो जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं। आप यही देख लीजिए कि पंजाब इतनी बड़ी स्टेट है, हरियाणा, हिमाचल कितनी बड़ी स्टेट है हमारे साथ, या जम्मू कश्मीर देख लीजिए, कोई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मेंबर वर्किंग कमेटी का यहाँ से है ही नहीं। कोई एक पंजाब, कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं, मेरी बात नहीं समझे। जब कोई मतलब संस्था जो है वो ये कहती हो कि हम सबके नुमाइंदे हैं, और वो सारी जगह से वो नुमाइंदगी को भी पसंद ना करते हो, तो जाहिर सी बात है अब वो किसी चीज़ को बनाएं या ना बनाएं। जहाँ तक ख़वातीन के हुकूक़ की बात है, तो पूरी दुनिया की जो तारीख़ है, विश्व का जो इतिहास है,
वो ये कहता है कि औरतों के हकूक़ की जो पहली ऑफिशियल गुफ्तगू है वो कुरान पाक ने की है, और औरतों के हकूक़ के जो हुक्मनामे हैं वो नबी अलैहिस्सलाम ने जारी किए हैं। तो अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में ख़वातीन का कोई विंग बन ही गया था तो उसको एज इट इज़ चलते ही रहने देना चाहिए था, उसको ख़त्म करना मैं समझता हूँ कि कोई अच्छी बात जो है नहीं। तो क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि जैसे आप मान लीजिए कि भाई मदरसे का सर्वे हुआ, मदारिस के सर्वे को लेकर एक हंगामी बैठक जमीयत उलमा ने बुलाई और दिल्ली के दफ्तर में एक बड़ी बैठक हुई, उसमें कई चीज़ें तय हुई कि अगर आएंगे तो उनका इस्तकबाल ज़रूर किया जाएगा, लेकिन बदनीयती से अगर आएंगे तो इस्तकबाल नहीं किया जाएगा, कोर्ट भी जाया जाएगा, तमाम मामले होंगे। उसके बाद फिर मौलाना अरशद मदनी ने एक बैठक की देवबंद में, उसमें यह तय हुआ कि भाई बिल्कुल इस्तकबाल किया जाएगा, चाय नाश्ता भी पूछा जाएगा और मदरसे के सर्वे के लिए पूरी तरह से अधिकारियों का वेलकम है। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें आप मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम रहनुमाओं को कहाँ खड़ा पाते हैं और ख़ुद मुस्लिम तंजीमों को कहाँ पाते हैं और मुसलमानों को कहाँ पाते हैं आज के दौर में? अगर ये सारी गुफ्तगू में सिर्फ 2 लफ्ज़ों में समेट दिया जाए तो वो उन्होंने कहा है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है बस। तो ये जो रहबरी है इसमें क्या होना है फिर, अब आगे के लिए रास्ता क्या है? लेकिन एक चीज़ और भी है, मुसलमान अपनी क़यादत की तरफ हमेशा से देखता आया है, आप जैसे रहनुमाओं की तरफ मुसलमान देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब मुसलमानों को ज़रूरत होती है तो ये क़यादत मुसलमानों की तरफ देखती नज़र नहीं आती। मुद्दा हिजाब का हो, मुद्दा ज्ञानवापी का हो, मुद्दा मदारिस का हो, मुद्दा दंगों का हो, कोई भी मुद्दा आप उठा के देख लीजिए, वहाँ जब मुसलमानों को क़यादत की ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं क़यादत पीछे नज़र आती है, लेकिन जब क़यादत को मुसलमानों की ज़रूरत होती है तो मुसलमान सड़कों पर नज़र आता है। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है जी। वो ये है कि मुसलमान अभी तक ये नहीं तय कर पा रहे कि दीनी क़यादत कौन सी होती है और सियासी क़यादत। अच्छा। पहली बात तो ये तय कर लीजिए कि दीन बिना सियासत के नहीं चल सकता। अगर आप अच्छी तरह मस्जिद में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो विधानसभा में, पार्लियामेंट में आपके पास अच्छी नुमाइंदगी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये बात वाज़ेह हो गई कि जमहूरियत के अंदर जो इक़्तिदार है, इक़्तिदार में आपको हिस्सेदारी चाहिए, तभी आप एक बेहतरीन माशरा जो है उसकी तश्कील दे सकते हैं। आप जिन लोगों को कायद बनाना चाहते हैं उनको आप पार्लियामेंट में नहीं भेजते, और जिनको आपने कायद बना रखा है उनका पार्लियामेंट से दूर दूर तक कोई रास्ता ही नहीं, उनकी गाड़ी उधर जा ही नहीं सकती। तो पहले तो अब मुसलमानों को ये चाहिए कि जो नई नस्ल है, देखिए हिंदुस्तान जो भारत हमारा देश है, इस वक्त विश्व में अगर ये कहें नौजवान जो हैं सबसे ज़्यादा दुनिया में हमारे ही मुल्क में है। तो जहाँ सारी लोग तरक्की कर रहे हैं, हर एक तबके के कर रहे हैं, आपको भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए। मेरा मानना ये है बज़ाते एक आम भारतीय होने के कि कोई भी सियासतदान मजहबी तौर पर किसी का दुश्मन नहीं होता, वो पावर को चाहता है, इक़्तिदार में आना चाहता है, और जो लोग इक़्तिदार में उसको ला सकते हैं या जिन लोगों को बुराई करके वो इक़्तिदार में आ सकता है तो वो वही करता है। हमारी कौम की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इन्होंने सियासी तौर पे ख़ुद को पावरलेस किया है। ये समझते हैं कि शायद नमाज़ पढ़ के पावर हासिल हो जाएगी। नमाज वो जिसमें आप में इत्तेफाक हो और वो नमाज के जो नमाजी हैं वो आपको सियासी तौर पर मुस्तहकम कर सकें। जो आपके गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ, गैर मुस्लिम माशरे के साथ जो मुल्क में और लोग रहते हैं, जिस तरह हदीस पाक में आया कि मोमिन वही है जिसका पड़ोसी उसके शर से पाक हो, महफूज हो, वो बंदा मोमिन है। तो ये जितने भी मुसलमान हैं अगर ये सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और ये कम से कम फिर सामाजिक व्यवस्था में आने के बाद जो डेमोक्रेटिक वे है उस तरीके से ये पार्लियामेंट में अपनी हाज़िरी लगाएं, विधानसभा में अपनी हाज़िरी लगाएं, तो जाहिर सी बात है कि इनकी बात सुनी जाएगी। इन्होंने ऐसे लोगों को, मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमने ऐसे लोगों को अपना नुमाइंदा बनाया जो पार्लियामेंट तक जा ही नहीं सकते जीत कर। अच्छा। जीत कर नहीं जा सकते, और वैसे लीडर वैसे वही होता है जो जीत के पार्लियामेंट में जाए, या अगर वो जीत कर नहीं जा सकता तो जब भी आपको वक्त पड़ता है, ज़रूरत महसूस होती है, तो ऐसा लगता है कि अब बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए किसी एक बंदे को आके अपने आप को पेश करना होगा, हुकूमत के सामने एक सच्ची बात कहनी होगी। तो वो बंदा भी कौम का रहबर होता है या हीरो होता है, समझ लीजिए, कि क्योंकि वो करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करता है, सच बात कहता है, कुछ तकलीफ़ें उठाता है। तो या तो कुछ ऐसे लोग इनके पास हों या फिर ऐसा है कि सियासी तौर पर इनके पास हों। तो थोड़ा बहुत कौम को अपने कायदीन जो हैं उनकी भी इस्लाह जो है वो ज़रूरी है। सब अलग अलग क्यों चल रहे हैं?
सीधा सवाल है बिल्कुल, एक साथ मिल के क्यों नहीं चल सकते? आपके पास अनेकों तंजीमें हैं, अनेकों ऐसे चेहरे हैं कि जो आपके बड़े चेहरे हैं। अगर ये बात होती है कि जब ज्ञान वापी का मामला उठता है, जब नुपुर शर्मा का मामला सामने आता है, तो बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं कि अब मुसलमान तंजीमें सर जोड़ कर बैठेंगी, सब एक साथ आ जाएंगे, लेकिन उनके कोई हल क्यों नहीं निकलते? फिर एक बिखराव क्यों है मुस्लिम तंजीमों के बीच और ख़ुद मुस्लिम रहनुमाओं के बीच? इसका नतीजा क्या निकलेगा? असल में जो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो उसकी जो बड़ी आयत है सूरह फातिहा बार बार पढ़ने का हुक्म है, उसकी मरकज़ी आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं और आपसे मदद चाहते हैं। लेकिन उसके साथ हुक्म है कि भी जो अना है, हमारी ज़ुबान, नाक, आँखें, कान, सारा सिस्टम ऊपर ही रखा है ना। तो हदीस पाक में आता है भाई सजदे में जाओ तो ऐसा महसूस करो अल्लाह के कदमों में सर रख दिया। तो हमारे जितने कायदीन हैं ये दिखावे का सर रखते हैं, सर झुकाते नहीं। इनकी वो कहते हैं अकीदे मुंजमिद अपनी जगह पर, इमामों की कबाएँ लड़ रही हैं। मतलब अकीदे तो वही हैं जहाँ थे, इनकी कबाएँ इस तरह आपस में लड़ रही हैं कि बस मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि बस ये कुछ करने वाले हैं। कुछ नहीं करने वाले मेरे भाई, जिनकी अपनी अना दरमियान में आके फंस गई हो। हदीस पाक में एक बहुत मशहूर मैं आपको सुनाता हूँ कि अगर पायजामा टखनों से नीचे हो जाएगा तो बंदा जहन्नुम में, अगर ऊपर हो जाएगा तो जन्नत में। तो जब मैं पढ़ने के लिए गया मज़ार-उल-उलूम में, तो जब मुझे ये बात वहाँ जाके पता लगी तो मैंने वालिद साहब मौलाना हबीबुर्रहमान लुधियानवी साहब का, शाह इमाम मरहूम को मैंने कहा, मैं आप तो सारी ज़िंदगी कहते थे कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये मौलवी कहते हैं कि जन्नत तो टुकने में फंसी हुई है। तो फिर हदीस पाक जब पढ़ी तो उसमें लिखा है कि हज़रत अबू बकर को जब पता लगा वो रसूलुल्लाह के पास गए कि या रसूलुल्लाह मेरी तो बार बार ढलक जाता है पजामा, कुछ लोगों का जिस्म ऐसा होता है कि बेल्ट बार बार ढलक जाती है, या रसूलुल्लाह मेरा लाचा बार बार ढलक जाता है। तो फिर फरमाया अबू बकर आपके लिए नहीं कहा, मतलब ये ठीक है कि ऊंचा होना चाहिए, लेकिन ये हर एक इसलिए नहीं कहा, इसका मकसद क्या है? फरमाया ये इसलिए कहा है ताकि आप में से अकड़ ख़त्म हो जाए। अब मैं ये एक सवाल मुसलमानों से करता हूँ कि जिनके पजामे टखनों से ऊँचे हैं, सिर पे दस्तार भी बांध रखी हुई है, बेहतरीन दाढ़ियाँ, अच्छी गाड़ियाँ, सब कुछ हैं, तो जो एक गरीब मुसलमान के सलाम का जवाब नहीं देते, तो फिर ये टखनों की बजाय घुटनों पे भी कर लो भाई, इस्लाम को तो आपसे कुछ लेना देना नहीं। जब हमारी रूह को कत्ल कर दिया गया तो फिर उसके बाद तो कोई मसला बाकी नहीं रह गया। तो मैं समझता हूँ कि बस कौम को भी थोड़ा शऊर जो है अपने अंदर बेदार करना चाहिए। ठीक है कि कायदीन में बहुत सारी ख़राबी है, लेकिन नए कायद कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? वो आप ही में से होंगे। नए जो आलिम हैं, नए नौजवान हैं, नए पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनको चाहिए कि मुल्क के दस्तूर के मुताबिक लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बत के साथ एक राय आम्मा हमवार करें, जो दीन के साथ साथ सियासी तौर पर भी एक मुस्तहकम होनी चाहिए। नए कायदीन ऐसा लगता है आपको कि पब्लिक के बीच से आएंगे, या जो चलता चला आ रहा है सिलसिला? नहीं, ऐसा है ना, दस्तूर है एक दुनिया का कि हर शय जो है वो हमेशा बाकी नहीं रहती, बाकी रहने वाला नाम सिर्फ अल्लाह ताला का है। दुनिया में इनकलाब आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो आएंगे लोग, अच्छे लोग भी आएंगे। तो इस मुलाकात को जो आज हुई है आपकी और सुप्रीम कोर्ट वकील महमूद पराचा की, इसको हम किस तरह से देखें? और जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त आप लोगों को देख रहे हैं, दोनों को एक साथ, एक तरफ एक शख्सियत है जो लगातार काम करती चली आ रही है, एक तरफ आप हैं जो लगातार काम करें, इसको कैसे देखें हम लोग? महमूद भाईजान पिछले कई दहाकों से लगातार मुल्क की जो अलग अलग, ये नहीं मैं कहूँगा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, इन्होंने अब तक जो कानूनी लड़ाई लड़ी, अगर मैं ये कहूँ कि मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए और उसके साथ साथ तमाम कौमों के हुकूक की हिफाजत के लिए जो अब तक जद्दोजहद की है, वो काबिल सद एहतराम है। तो हमारा मकसद तो मुलाकात का ये है कि एक अच्छा पैगाम, पॉजिटिव वे जो है, नबी अकरम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। अक्सर लोगों को पता नहीं, आजकल सुन्नतें तो सिर्फ मिसवाक की हैं और दाढ़ी टोपी की हैं। पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव गुफ्तगू करना, ये रसूलुल्लाह की सबसे अहम सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बुरी चीज़ में से भी अच्छी चीज़ को निकाल के ले आते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जिन पॉजिटिव हालात में मिल रहे हैं, और आने वाला दौर जो है मुसलमानों को भी, हमारे जो पड़ोसी गैर मुस्लिम भाई हैं जितने भी, उनको भी, देखिए हर बंदा ये चाहता है कि मुल्क का जो सबसे बड़ी इस वक्त ज़रूरत है वो सिर्फ यही नहीं कि रोटी कपड़ा मकान हो। लोग ये चाहते हैं कि भाईचारे, मोहब्बत के साथ, आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जीने का लुत्फ़ उठाएं। और वो मैं समझता हूँ तभी उठा सकते हैं जब नफ़रत से पाक माशरा जो है वो होगा। तो ये समझिए कि नफ़रत को ख़त्म करने के लिए, मोहब्बत को आम करने के लिए एक मुलाकात जो है वो की गई। पराचा साहब, आखिरी में आपसे कोट लेना चाहता हूँ इस पर मैं कि
अगर लोग समझना चाहें इसको आपके नज़रिए से, इमाम साहब का नज़रिया तो समझ लिया, आपके नज़रिए से अगर समझना चाहें तो कैसे देखेंगे इस मुलाकात को? क्योंकि क़यादत की बात एक बात बार बार सामने आ रही है निकल कर, और आपके बढ़ाए हुए जो कदम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक बाद में कोई चीज़ निकल कर सामने आती है जिसको देखा जाता है कि हाँ ये तो कुछ था। अब इसको कैसे देखें, ये पहले ही बता दें। कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि मैं बुज़दिली से बहुत ज़्यादा परेशान और फ़िक्रमंद हूँ। जो बुज़दिली कैंसर की तरह हमारी मज़हबी क़यादत को, पॉलिटिकल क़यादत को खा रही है। तो अब रास्ता तलाश करने इंसान जाता है जहाँ उसे उम्मीद होती है बुज़दिली का तोड़ मिलेगा कुछ, या बहादुरी मिलेगी, ईमान मिलेगा। ईमान और बुज़दिली का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जहाँ बुज़दिली का एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया थोड़ा सा भी, तो वहाँ ईमान तो मेरे ख्याल से गायब हो ही जाता है। डर और मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, उसके अलावा अगर किसी और का डर अगर इंसान के दिल में ज़रा सा भी आ जाए तो फिर ईमान तो गायब हो जाता है। तो अब आप इशारे में तो यही समझ लीजिए, लेकिन अगर थोड़ी वजाहत भी करना चाहूँ, और आज मैं ऐसी जगह बैठा हूँ तो क्यों बुज़दिलों की बात की जाए, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा हिजाब के बारे में। अब जब हिजाब के बारे में देखिए, 2 जजों की बेंच ने स्प्लिट हो गई, एक जज ने एक बात कही, दूसरे जज ने दूसरी बात कही। तो हिजाब के बारे में भी एक सही पर्सपेक्टिव आने लगा, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि जिस तरीके से ये केस लड़ने की कोशिश की जा रही है मजहबी रंग देके, इससे नुकसान होगा। तो जस्टिस धूलिया ने वही बात कही कि ये पर्सनल चॉइस का जो आइन ने आज़ादी दी है कपड़े पहनने की या बात करने की, उससे ताल्लुक़ रखती है, उससे ना कुछ कम ना उससे ज़्यादा। तो अब एक माहौल ऐसा बनने लगा कि ये हिजाब वाली बात जो है ये शरारत थी आरएसएस और बीजेपी की। तो अब शक तो मेरा यही जाएगा कि आरएसएस ने बोला होगा कि इस्लाम को और बदनाम करने के लिए कि इस्लाम जो है, मज़हब इस्लाम औरतों के ख़िलाफ़ है, जबकि इमाम साहब ने अभी फरमाया कि सबसे पहले लिखित में औरतों के हकूक़ दिलवाए इस्लाम ने, और उस दौर में दिलवाए जब औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाना, बच्चियों को, एक आम सी बात थी। उस वक़्त इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी चेंजेस रसूलुल्लाह ने लाए, औरतों को प्रॉपर्टी का हक़ दिलवाया। तो अब ये इमेज इस्लाम की ख़राब करने के लिए, तो अब जब बोला जाएगा आरएसएस और तेल अवीव और नागपुर के ज़रिए, तो क्या सबसे आसान तरीका क्या होगा कि अपनी ही तंजीम में से कोई मौका था या इसका, जब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मनुवादियों के द्वारा कि औरतों के ख़िलाफ़ है इस्लाम, तो इसका क्या मौका था कि आज ही अभी इस माहौल में जब हिजाब के लिए एक माहौल बन रहा है, हिजाब के फेवर में पूरी दुनिया में, तो उसी वक्त उन्होंने एक ऐसा काम करना था। तो इससे ज़्यादा मुझे कहने की कुछ ज़रूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आरएसएस के कहने पर चल रहा है, मजबूरी है उनकी। देखिए, मैं उनसे सिंपैथी भी रखता हूँ, लेकिन मैं उन्हें बार बार कह रहा हूँ, अकेले में भी सबसे मैंने कहा है ये बात। ये कैसी सिंपैथी हुई पराचा साहब? आप कह रहे हैं आरएसएस के कहने पे चल रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, तो ये कैसी सिंपैथी है फिर आपकी? देखिए, एक मैंने देखा है हमारे दिल्ली में वो जो है ना कुत्ते जो सड़क पे घूमते हैं, उनको ज़बरदस्ती एमसीडी वाले पकड़ के वो आती है कैंची सी, ले जाते हैं ऐसे। तो मुझे उन्हें देख के ये लगता है कि ये इसके साथ जुल्म हो रही है, इसकी कैंची खोल लेनी चाहिए थोड़ी। तो मेरा नेचर ऐसा है। तो अगर किसी की गर्दन में कोई शिकंजा फंसा हुआ हो और आपके पास कोई सलाहियत हो, अब वो तो इंसान है, उनको अगर आरएसएस ने ईडी, सीबीआई या दूसरी तरीके से डरा रखा है, तो हमारा फ़र्ज़ है, एक हुनर अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो हम जो हमारे आलिमों और बुज़ुर्गों जिनकी हम इज़्ज़त करते हैं, उनकी शक्ल में नज़र आते हैं वो लोग, तो उनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। तो मैंने उनसे अकेले में भी और आप लोगों के ज़रिए भी बहुत बार ये बात कही है कि आपके ख़िलाफ़ झूठे सच्चे कोई भी सबूत अगर सरकार ने आपको दिखा के ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको या डरा रहे हैं, तो हम लोग हैं उसका मुकाबला करने के लिए, और आपके ऊपर इंशाल्लाह कोई आँच नहीं आने देंगे। तो ये डर अगर ख़त्म हो जाए तो शायद ये लोग ईमान से कुछ काम करने लगे। तो मेरा मकसद वो था इसका। नहीं तो आप लॉजिकली सोच के मुझे ये बता दीजिए, ये कौन सा टाइम था डिसबैंड करने का? क्यों एक लंबे टाइम से लेडीज़ का विंग बना है, मैं खुद मेंबर हूँ, और वो बहुत मर्दों से ज़्यादा अच्छी सलाह देती थी औरतें। ये बात फैक्ट है। मैं मेंबर गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि मेन स्ट्रीम से अलग हो गई थी महिलाएं, इसलिए ख़त्म कर दिया गया।
पर्सनल लॉ बोर्ड की मेन स्ट्रीम से अलग हो रही थी महिलाएं। पर्सनल लॉ बोर्ड की मेन स्ट्रीम ये है कि पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग्स की जाएं, वहाँ पर मुशायरा किया जाए, एक तरह से मुशायरा ही होता है वहाँ पे। अच्छा। और कोई भी आदमी या शख्स कोई अच्छी बात बोलने वाला हो, कोई जो असली मकसद है क़यादत का कि जब खुले आम ना सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि दूसरे मजलूमों के साथ भी जुल्म हो रहे हैं, कत्ल गारत हो रही है, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी ना उठाई जाए। अगर कोई उठाना चाहता है तो उसे बोलने ना दिया जाए। जब ये सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हो रहा है तो ये मेन स्ट्रीम नहीं है, बुज़दिली की मेन स्ट्रीम है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड में हो ही क्या रहा है? पर्सनल लॉ बोर्ड तो एक आजकल एक मज़हब इस्लाम के मानने वालों के नाम पे धब्बा है। तो हम लोगों की जो मेंबर्स हैं, एक बड़ी तादाद है ऐसे मेंबर्स की जो उसको बदल के नए लोगों को लाके ऐसे क़यादत को देना चाहती है जो बुज़दिली भरे आरएसएस के इशारे पे काम ना करे, बल्कि ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि दूसरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भी हिफाजत के लिए, दूसरी जो माइनॉरिटीज़ हैं जो मजलूम हैं उनकी हिफाजत के लिए पेश रहे। और ऐसी क़यादत निकले आप? नहीं, उसकी तलाश में तो मैं बहुत दिनों से हूँ। जैसे हासिल होने वाली है क्या? इंशाल्लाह, और चेंज भी बहुत जल्दी होने वाला इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का बातचीत करने के लिए। तो एक तरफ शाही इमाम पंजाब के हमारे साथ मौजूद थे और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी है। और ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं एक नया रास्ता कि जिसको तलाश लगातार किया जा रहा था और ऐसी मंजिल की तरफ जाने की कोशिश महमूद पराचा के ज़रिए लगातार जारी थी, क्योंकि क़यादत पर तो हमला ये शुरू से बोलते रहे हैं, क़यादत के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, लेकिन उसके नुकसान भी महमूद पराचा को बहुत सारे उठाने पड़े हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। लेकिन अब देखना ये है कि मुसलमानों के जो मौजूदा हालात हैं, इनके बढ़ाए हुए कदम के बाद क्या वो हालात बदल जाएंगे? क्या मुसलमानों के मौजूदा हालात पर जिस तरह से बात हो रही है उसी तरह बस बात होती रहेगी, या फिर अब जो मुलाकात हुई है इसके बाद कुछ ऐसा होगा कि मैदान अमल में भी कुछ लोग उतर कर सामने आएंगे और कौम की लड़ाई को और देश की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे?